चलिए जी, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। वन ऑफ द इजिएस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एंटायर ऑडिट। नाम क्या है? कंप्लीशन एंड रिव्यू। इस एंटायर चैप्टर में हम कितने एसेस कवर करने वाले हैं? मोर ओवर हम इसमें टोटल 6 ऐसे कवर करने वाले हैं। द नंबर ऑफ एसेस, ऐसे 560 दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 260 communication with TCWG, ऐसे 265 communication with TCWG but for the deficiencies in the internal control, and last one is essay 450 that is evaluation of misstatements identified during the audit. These are the essays that we are going to cover in this entire chapter. So let's start without wasting more time. Subsequent event ऐसे 260। Subsequent event क्या होता है? ऐसे events जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट से पहले होते हैं, बट ऑडिटर को रिपोर्ट इशू करने के बाद पता चलता है। ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एडजस्टिंग इवेंट्स। व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट्स? जो कि कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है। एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स विच आर, जो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब जो हुए भी बाद हैं और इंपैक्ट भी बाद में ही आ रहा है, उनको हम बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एग्जांपल्स एडजस्टिंग जैसे डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, सेटलिंग लीगल क्लेम आउटसाइड द कोर्ट। कोई कोर्ट केस था जो शुरू पहले हुआ था बट वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल बाद में हुआ, तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग कौन सा? जो एडजस्टिंग नहीं है, जैसे नए शेयर कैपिटल इशू करना या फिर मर्जर करना बाद में, या कोई बाद में फायर हो गया, तो ये सारे क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि उनका उस डेट पर कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आफ्टर दैट स्कोप 560 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट। ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं? सफिशिएंट एविडेंसेस लेना कि जो इवेंट सब्सिक्वेंट हैं एंड दैट रिक्वायर द एडजस्टमेंट हैव बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड, वो इवेंट्स प्रॉपर्ली एडजस्ट एफएस में हो चुका है। एंड रिस्पोंड द एप्रोप्रिएटली, या फिर ऐसा कोई इवेंट उसके सामने आया है कि अगर वो उसको पहले मिल जाता, इफ इट नोन अर्लियर देन ही मे मॉडिफाई द रिपोर्ट, तो उसको रिपोर्ट अपनी मॉडिफाई करनी पड़ती। तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, वो ऑब्जेक्टिव है 560 का। देन प्रोसीजर टू ऑब्टेन द एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जो वो सब्सिक्वेंट इवेंट को देखेगा। सबसे पहले obtain the understanding of any procedure that management has followed to ensure that subsequent event are identified। मतलब वो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की कि मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करती है। सेकंड, मैनेजमेंट से इंक्वायरी लेगा इवेंट्स के बारे में कि कोई इवेंट ऐसा है या नहीं है। अगर उस इवेंट के बारे में कुछ मीटिंग्स में बातचीत हुई है तो मीटिंग्स की क्या ऑब्टेन कर लेगा? मिनट्स। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ईयर एंड होने के बाद कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ हुई है तो उन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेगा कि ऐसा कोई इवेंट तो वहां पर नहीं डाल रखा है दैट रिलेट टू द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको एडजस्ट करवाना पड़ेगा। फिर obtain the WR from the management that all non subsequent event that require the adjustment have been properly adjusted। ये WR मैनेजमेंट से वो obtain कर लेगा। So there are 5 factors that deals with 560 essay। First is obtain the understanding of management procedure about the identification of subsequent event, inquiry of management, reading the minutes for obtain the WR that whether all non subsequent have been properly adjusted and read the entities interim financial statement। उसके बाद टॉपिक आता है डेट ऑफ द एफएसआर इशूड। डेट ऑफ एफएसआर इशूड कौन सी वो डेट मानी जाएगी कि किस डेट पर वो इशू हुई है? जिस दिन एफएस पब्लिकली अवेलेबल हुई है। क्या बोला? पब्लिकली अवेलेबल हुई है, वो हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। समझे? चाहे वो डेट ऑफ रिपोर्ट वाला हो चाहे उसके बाद वाला हो, बच्चों कोई भी हो सकता है। ओके, अब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैक्ट which become known to the auditor after the date of the report but before the date of the FSR issued। मतलब रिपोर्ट इशू होने के बाद, आई एम रिपीटिंग अगेन, रिपोर्ट इशू करने के बाद बट अभी तक वो एफएस पब्लिकली इशू नहीं हुई,
ऑडिटर को कोई ऐसी बात पता चली है कि अगर ये बात उसको पहले पता चल जाती तो उसको अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ती, तो उसमें उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं। जनरली ऑडिटर की रिपोर्ट देने के बाद कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ऑब्लिगेशन वहां पर पूरी हो जाती है। बट अगर उसको कोई ऐसा इवेंट मिलता है कि अगर वो इवेंट उसको पहले पता चल जाता तो उसको अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ती। क्या बोला मैंने? जनरली रिपोर्ट के बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, बट अगर उसको कोई ऐसा इवेंट मिला है कि अगर वो इवेंट पहले पता लग जाता तो रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ता, तो ये प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा। फर्स्ट, डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, वो मैटर डिस्कस करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ और मैनेजमेंट के साथ कि मेरे को ये इवेंट मिला है, अब इसका क्या करना है। डिटरमाइन वेदर एफएस नीड अमेंडमेंट, देखना है कि एफएस को अमेंडमेंट की नीड है या नहीं है। एंड थर्ड, इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि मैनेजमेंट उनको किस तरह से एड्रेस करना चाह रही है। सो फर्स्ट इज डिस्कस विद द मैनेजमेंट, इंक्वायर नीड ऑफ अमेंडमेंट और नोट, एंड थर्ड इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट एड्रेस द मैटर्स, कि उन्होंने एड्रेस किया है या नहीं किया है। अब अगला पॉइंट जजमेंटल है और आप खुद भी कर सकते हो। इसमें बात ये है, अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है एफएस को, तो जो अमेंडमेंट पार्ट है ना उसके ऊपर उसको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, ये देखने के लिए कि अमेंडमेंट सही तरीके से करी है या नहीं करी है, और उसके बाद अपने न्यू रिपोर्ट देनी है, फिर अमेंडेड पार्ट पर अमेंडेड रिपोर्ट देनी है, साथ में ईओएम और ओएम पैराग्राफ भी डालना है। इस पूरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? व्हेन द मैनेजमेंट amend the financial statements, the auditor need to apply the procedure on the amended items and issue the appropriate report according along with the emphasis of matter paragraph and other matter paragraph। बस ये बात है यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर कल करवा लूंगा, उसके बाद अगर मैनेजमेंट ने अमेंड नहीं करी तो ऑडिटर कोई भी अमेंडेड रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। बट अब बात बताओ, अगर लो रेगुलेशन ने मना कर दिया या फिर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू अमेंड द एफएस, तो मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है उसमें, तो मॉडिफाई ओपिनियन नहीं जाएगा। बट मैनेजमेंट ने अगर जानबूझ के नहीं करी अमेंडेड तो क्या होगा? अगर रिपोर्ट अभी तक नहीं दी तो वो रिपोर्ट देगा, बट कौन सी देगा? मॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट तो दे चुका मैं और रिपोर्ट तो जा चुकी मेरे हाथ से, मैं मैनेजमेंट को कहूंगा कि इस रिपोर्ट को बाहर थर्ड पार्टी को अवेलेबल ना करवाए। अवेलेबल करवा भी दी तो मुझे एक पब्लिक नोटिस या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि कोई भी पर्सन मेरी रिपोर्ट पर रिलाई ना कर सके। सो बताइए, अगर मैनेजमेंट मना कर दे, रिफ्यूज कर दे अमेंड करने के लिए, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपोर्ट दे दी, नहीं रिपोर्ट नहीं दी, दे दी बट बाहर वालों के अवेलेबल नहीं हुई और बाहर वालों को भी अवेलेबल हो गई, नहीं दी तो मॉडिफाइड, दे दी तो नोटिफाई करो कि बाहर इशू ना करे, और बाहर भी इशू कर दे तो एक पब्लिक नोटिस दे दो जिससे कि वो लोग प्रिवेंट हो जाए कि रिलाई उस पर ना करें। अब रेप्लिका आ रहा है ऊपर वाले प्रोविजंस का, उसमें से सिर्फ इतना फर्क है कि ऊपर वाले में था कि एफएस अभी इशू नहीं हुई है, और यहाँ पर हमारा आफ्टर इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। वही हमारा डिस्कस करना है, देखना नीड है या नहीं, और इंक्वायर करना है, फिर प्रोसीजर्स देखने हैं, ये सारी चीजें, और फिर यही। ठीक है, जब इशू हो चुके तो क्या करना है? मुझे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि कोई भी मेरी रिपोर्ट पर रिलाई ना कर सके। तो ये था हमारा ऐसे, इजीएस्ट ऐसे दैट इट इज 560। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट? आफ्टर दैट essay 570, one of the important essay and tricky essay of this entire chapter, essay 570, that is going concern। going concern क्या होता है? It is an assumption that the management assumes that we are continue going to foreseeable future, and ना तो हमारी intention है और ना ही हमारी necessity liquidate होने की। What is the meaning of going concern? ये एक fundamental accounting assumption है कि हम आगे भी अपने operations को continue रखेंगे, ना तो हमारी कोई intention है और ना ऐसी कोई नेसेसिटी है कि हमें लिक्विडेट हमें करना पड़ेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन हमें कम करने पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है। अब अगर ऑडिटर चेक करता है कि एंटिटीज की जो एजम्पशन है ना गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है एप्रोप्रिएट नहीं है, अब अगर मान लो एंटरप्राइज को लगता है कि हमारे एफएस में गोइंग कंसर्न पर नहीं बनानी चाहिए, तो किस बेसिस पर बनाएंगी? लिक्विडेशन बेसिस पर। विच बेसिस? लिक्विडेशन बेसिस पर। ओके, अब स्कोप आता है यहाँ पर कि ऑडिटर का क्या स्कोप है, क्या उसको चेक करना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब मुझे ये बताओ
कि गोइंग कंसर्न को एसेस करने की, इवेल्युएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसकी बनती है? मैनेजमेंट की बनती है, ऑडिटर की बनती है? मैनेजमेंट की बनती है। और फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ऑडिटर की बनती है, कि वो चेक करेगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न। अब वो चेक करेगा कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट फ्यूचर आउटकम्स के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी है तो वो आइडेंटिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। मतलब मैनेजमेंट ये सारे फैक्टर्स देखती है या नहीं देखती। जैसे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है मैटर में, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और अदर जजमेंट्स। मतलब कोई मैटर्स हमारा अनसर्टेन है तो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? सब्जेक्टिविटी पर, अनसर्टेनिटी पर, साइज कॉम्प्लेक्सिटी पर, अदर जजमेंट्स पर। ओके जी। मतलब जब मैनेजमेंट कोई भी अजम्पशन लगाएगी तो ये फैक्टर्स देखेगी। ऑडिटर क्या चेक करेगा? सफिशिएंट एविडेंसेस लेगा कि मैनेजमेंट की जो अजम्पशन है वो अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब एमयू क्या होता है कि एक तो इवेंट एग्जिस्ट करता है जो गोइंग कंसर्न पर हैम्पर कर सकता है, और दूसरा उनका डिस्क्लोजर नेसेसरी है। ये दोनों चीज क्या होती है? मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अजम्पशन तो बिल्कुल सही है बट कुछ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब एक तो हमें एफएस में डालना जरूरी है, और कुछ ऐसा इवेंट राइज हो चुका है जो गोइंग कंसर्न पर एडवर्स इंपैक्ट डालेगा। अब ऑडिटर क्या सोचता है कि बेशक से कोई भी एमयू एग्जिस्ट ना करती हो, कोई भी एमयू एग्जिस्ट ना करते, बट फिर भी गारंटी नहीं है कि एंटिटी फोर्सफुल फ्यूचर तक चलेगी, क्योंकि कल को कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से एंटिटी हमारी बंद हो जाए। एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, और इस ऐसे के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर की चार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहला, to obtain the evidences and to evaluate whether there is an MU exist. If there is no MU, that is not a guarantee. And last one is to report in accordance with this essay. बस उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटी। आरएपी हमारा कौन से ऐसे डील करता है? ऐसे 315 315 क्या डील करता है कि ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि वेदर द एफएस ऑफ द मैनेजमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ये फ्री फ्रॉम है या नहीं है। ये कौन असेस करेगा? ऑडिटर असेस करेगा। और वो ये भी चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही से लगाई है या नहीं लगाई है। मतलब मैनेजमेंट ने भी प्रॉपर असेसमेंट करके ही अपनी एजम्पशन चूज करी हो। ऐसे ही नहीं कि हमें मन किया तो गोइंग कंसर्न कर लिया, मन किया तो लिक्विडेशन कर लिया। मैनेजमेंट के पास प्रॉपर बेसिस होना चाहिए कि उसने लिक्विडेशन किया और कि उसने गोइंग कंसर्न किया है। अगर मान लो इफ सच असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड, अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म करी हुई असेसमेंट कि हमें गोइंग कंसर्न चलना है या, ये किस अजम्पशन की बात, किस असेसमेंट की बात कर रहा है? कि मैनेजमेंट सोच रही है कि हमें आगे चलना है या नहीं चलना है। तो ऑडिटर वो एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करेगा पहले, डिटरमाइन करेगा कि कुछ इवेंट्स और कंडीशन ऐसे तो नहीं जो डाउट क्रिएट करेंगे, और मैनेजमेंट के प्लान्स भी चेक करेगा। सबसे पहला डिस्कस करेगा, डिटरमाइन करेगा इवेंट्स और कंडीशन है या नहीं, और फिर मैनेजमेंट के प्लान देखेगा कि मुझे इवेंट मिलेगी क्या नहीं। तो मैनेजमेंट के ना गोइंग कंसर्न पर हैम्पर कर रहा है, तो मैनेजमेंट के पास रोबस्ट प्रोविजंस, रोबस्ट प्लान्स होने चाहिए। समझे? क्या समझाया? अगर असेसमेंट करी है तो हम मैनेजमेंट के साथ पहले वो असेसमेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि मैनेजमेंट के प्लान्स कैसे हैं, और इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करते, और लास्ट में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ उनके प्लान्स, ताकि वो मिटिगेट कर सके रिस्क को। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं करी हुई, मतलब मैनेजमेंट ने ना आर्बिट्रेरली मनमाने ढंग से गोइंग कंसर्न अप्रोच फॉलो करी है, कोई उसके पास रेशनल बेसिस नहीं गोइंग कंसर्न फॉलो करने का, तो ऑडिटर पूछेगा कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो तो कर ली, असेसमेंट आपने करी नहीं, तो क्या अवेलेबल बेसिस आपके पास गोइंग कंसर्न को फॉलो करने का? सो if the assessment has not yet been performed, the auditor shall discuss with the management the basis for the intended use of going concern and inquire the management whether the events or condition are exist। मतलब कह रहे हैं कि आपने असेसमेंट परफॉर्म नहीं करी, तो वो मुझे बेसिस बताओ जिसकी वजह से आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो। ओके, और वो उनसे इंक्वायर भी करेगा कि क्या ऐसे इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो गोइंग कंसर्न का टॉपिक था। कोई डाउट यहां तक?
आफ्टर दैट कौन कौन से ऐसे इवेंट्स और जैसे मैं पिछले 5 मिनट से आपको बोल रहा हूं कि देर आर सम इवेंट्स और कंडीशन, देर आर सम इवेंट्स और, बट व्हाट आर दोज इवेंट्स और कंडीशन, क्या वो इवेंट्स और कंडीशन है? देर आर थ्री हेड्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशन। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग, सेकंड इज ऑपरेटिंग एंड थर्ड इज अदर्स। थर्ड इज अदर्स। फाइनेंसिंग इवेंट में कौन कौन से, कोई भी 5 या 6 कर लेते हैं। नेट लायबिलिटी पोजीशन, ये भी गोइंग कंसर्न पर एडवर्सली इंपैक्ट डालती है। सेकंड, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, ऑपरेटिंग लॉस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड एंड इनएबिलिटी टू पे द creditors। ये सारी क्या फाइनेंसिंग कंडीशन दैट में कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। फिर ऑपरेटिंग क्या है? लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैनेजमेंट चली गई और वापस कोई भी रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही है। लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लेबर डिफिकल्टी जो कोविड के टाइम पे हुई थी, मैनेजमेंट इंटेंशन, उनकी इंटेंशन उसको लिक्विडेट करने की, शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लाईज एंड एमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर हो जाएगा। अदर कंडीशंस कौन सी हैं? नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, pending legal regulatory proceedings, change in law and regulation of uninsured underinsured catastrophes। ये कुछ अदर इवेंट्स हैं। ये क्या होता है? अनइंश्योर्ड इंश्योर्ड, दैट इज नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो गई जिसका हमने इंश्योरेंस पूरा का पूरा नहीं ले रखा। तो ये कुछ इवेंट्स और कंडीशन है जो एंटिटी की गोइंग कंसर्न पर डाउट क्रिएट कर सकती हैं। समझ आ गया? अब देखो, जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी हुई है, ऑडिटर उसको एवेल्युएट करेगा कि वो मैनेजमेंट सही है सही नहीं है, वो असेसमेंट सही है सही नहीं है। अब डायरेक्टली यहां पर जंप करो आप कि अगर मान लो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हम 1 साल तक का तो पता नहीं लगा पाएंगे, बट अगले 6 महीने तक हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, ऑडिटर कहेगा नहीं, मुझे सामने वाले को 1 साल की एश्योरेंस देनी है। तो आप 1 साल का बताइए, कम से कम एटलीस्ट 12 महीने का बताइए कि आप लोग आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। ऐसा अगले 1 मिनट तक का आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, फैक्टर्स टू बी टेकन टू कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर, फैक्टर्स टू बी टेक इनटू, फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन इवेंट्स और conditions may be identified। Events or conditions may be identified। Then everybody क्या क्या फैक्टर्स देखेगा? फर्स्ट इज, अगर मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट परफॉर्म नहीं करे कि हम आगे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो रिक्वेस्ट करेगा कि सबसे पहले आप असेसमेंट परफॉर्म कीजिए। आप गोइंग कंसर्न पर एडवर्स इंपैक्ट तो आया है, बट कोई बात नहीं, अगर मैनेजमेंट के प्लान्स है तो बहुत अच्छी बात है। सो इवेल्युएट द मैनेजमेंट प्लान्स और फ्यूचर एक्शंस, उनके फोरकास्ट चेक कर लेगा। कैश फ्लो फोरकास्ट कैसा है? फोरकास्ट में क्या चेक करेगा? वो जिस डेटा के बेस पर फोरकास्ट बनाया गया है उसकी रिलायबिलिटी और एजम्पशंस रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है। एडिशनल फैक्ट और WR की मैनेजमेंट ने हर एविडेंस ऑडिटर को बता दिया है और उन्होंने असेसमेंट कर दिया, ऐसा वो लिख के ऑडिटर को देंगे। तो बताओ, जब इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड होंगे तो ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले बताओ क्या करेगा? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि आप असेसमेंट कीजिए। दूसरा, उनके प्लान्स देख ले, उनके फोरकास्ट देख ले। फोरकास्ट में क्या देखेगा? जिस डाटा के ऊपर फोरकास्ट बना है उसकी लायबिलिटी और जो अजम्पशंस रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है। WR ऑब्टेन कर लेगा और कुछ अदर मैटर्स भी देख लेगा। अदर मैटर कौन से हैं? वो ये रहे, जैसे कट टू कट करवा रहा हूं, ये कैश फ्लो चेक करना, एंट्री में फेस चेक करना, लोन एग्रीमेंट चेक करना, शेयर होल्डर्स की मिनट्स चेक करना, लीगल काउंसिल की मीटिंग चेक करना, अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स है वो चेक करना, ओके, उनके रेगुलेटरी एक्शंस है, बोरिंग फैसिलिटीज है वो चेक करना, और प्लान डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है या नहीं वो चेक करना। तो इस सारे क्या है अदर मैटर्स जो ऑडिटर देखेगा जब उसके इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए बट मैनेजमेंट के पास प्रॉपर रोबस्ट प्लान है तो ऑडिटर उसमें कुछ भी नहीं करेगा, कि प्लान से तो वो कर सकते हैं आगे, चलो हमें क्या दिक्कत है उसमें। ओके, हो जाएगा। आप ऑडिटर का कंक्लूजन, ऑडिटर कंक्लूजन क्या है कि ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि सफिशिएंट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड हुए हैं या
नहीं हुए, और मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट नहीं है। ओके। और साथ में देखिएगा कि मेटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एमयू क्या होता है? एमयू हमारा होता है एक तो उसका इम्पैक्ट, एक उनसे के चांस ऑफ ओकरेंस, एक उसका नेचर, और एक उसकी इंप्लीकेशन डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब व्हाट इज द मटेरियल अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं? जब एक मैटर को, इवेंट को डिस्क्लोज करना जरूरी हो, एडवर्सली इंपैक्ट भी कर रहा हो, चांसेस ऑफ ओकरेंस काफी ज्यादा हो, और यूजर के लिए बताना काफी जरूरी हो, उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। ओके। अब देखो सामने, डिस्क्लोजर्स व्हेन द इवेंट्स और कंडीशन हैव आइडेंटिफाइड। एमयू है, एमयू नहीं है। अगर एमयू है तो रूटर चेक करेगा कि वो प्रॉपर डिस्क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, और एक डिक्लेरेशन देगा कि इट कैन बी पॉसिबल टू अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स और लायबिलिटीज, कि शायद हम एसेट को पूरा रियलाइज ना कर पाए क्योंकि एमयू एग्जिस्ट करता है। और एमयू एग्जिस्ट नहीं करता तो सिर्फ एफआरएफ के अकॉर्डिंग हम एफएस बनाने के एडिशनल डिस्क्लोजर देने की नीड नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, अजम्पशन अप्रोप्रिएट हो या ना हो वो अलग बात है, बट एमयू एग्जिस्ट करते मतलब मेटल अनसर्टेन होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो चेक करेगा कि एफएस में डिस्क्लोज हुए हैं या इंपैक्ट डिस्क्लोज हुआ है नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोज हुआ है नहीं हुआ है, और एक एक नोट कि शायद हम लोग अपने एसेट को कंप्लीटली रियलाइज ना कर पाए। इंप्लीकेशन फॉर द रिपोर्ट, इंप्लीकेशन क्या हो सकती है रिपोर्ट की? अब बात ऐसी है, अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, एक इन अप्रोप्रिएट और एक अप्रोप्रिएट, वो इन अप्रोप्रिएट है, अजम्पशन ही गलत लगाई है यार। असेसमेंट तो बाद में मैं दिखूंगा कि असेसमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल इन अप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर क्या करेगा? मॉडिफाई द ओपिनियन, मतलब एडवर्स द ओपिनियन, समझे? और अगर अप्रोप्रिएट है तो देखो, अप्रोप्रिएट तो नहीं है, इन सॉरी अप्रोप्रिएट तो है, बट कुछ ऐसा इवेंट है जिसमें उसके प्लान्स वगैरह है, बट डिस्क्लोज करना काफी जरूरी है। डिस्क्लोज करना जरूरी है तो मैं क्या बोलूंगा? एमयू एग्जिस्ट करती है तो डिस्क्लोज होना चाहिए एफएस में। डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ तो कौन सा ओपिनियन देगा? क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लोजर नहीं है, और डिस्क्लोजर है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। बट साथ में उसको मूर्ख पैराग्राफ डालना पड़ेगा। मूर्ख पैराग्राफ मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, जिसमें वो डालता है कि हमारी इम्पैक्ट हो चुकी है, शायद हम आगे रियलाइज ना कर पाए, और एडवर्स में बेसिस डाल देगा, बस ये बात है। अगर मैनेजमेंट अनविलिंग होती है, अनविलिंग मतलब कि वो कहते हैं मैं असेसमेंट परफॉर्म नहीं करेगी, तो वहां पर ऑडिटर को सीधा सीधा या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या फिर एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, क्योंकि मेरे को एविडेंसेस ये नहीं मिला कि उसने असेसमेंट करी हुई है या नहीं करी हुई है। तो दिस इज अवर एस ए 570। ओके, आगे चलूं। उसके बाद देखो एस ए 580। 580 हमारे क्या? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? इट इज द स्टेटमेंट by the management to confirm certain matters whether the matter is discussed in the FS, not in the FS, orally or written में, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो WR as audit evidences, WR are the necessary information similar to the response of inquiry, WR are audit evidences। मतलब WR एक necessary information होती है जिसके बिना ऑडिटर कभी भी ओपिनियन नहीं दे सकता, ये हमारा एविडेंस होता है, बट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं होता। ओके। अब इसमें ये बात है, इफ द मैनेजमेंट मॉडिफाई और डज नॉट प्रोवाइड द रिटन रिप्रेजेंटेशन इट मे पॉसिबल दैट देयर इज सम सीरियस इशू में एग्जिस्ट। मतलब मैं बोल रहा हूँ आर्यन मुझे कंफर्म करके दो, मैंने आपको 4 बार बोल लिया, आप मुझे कंफर्म करके नहीं दे रहे, मतलब कुछ रिस्क है, कुछ एग्जिस्ट करता है। ओके जी। अब मान लो डब्ल्यू आर हमने ऑब्टेन करी और मुझे लग रहा है कि जो डब्ल्यू आर उन्होंने दी है वो बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है, स्टिल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस और ज्यादा ले। ये बात याद रखना, क्योंकि जो हमारी डब्ल्यू आर होते हैं वो कभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते, वो सिर्फ एक एविडेंस का काम करते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का काम हमारे फर्दर प्रोसीजर्स ही करते हैं। चल सकता हूं मैं आगे। स्कोप 580 यही बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डब्ल्यू आर ले और उसको सपोर्ट करे किसी और एविडेंसेस के साथ। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या? डब्ल्यू आर को लेके ऑब्टेन करना डब्ल्यू आर को, सपोर्ट करना डब्ल्यू आर को, और रिस्पॉन्ड करना डब्ल्यू आर को। फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा? समझाया ना? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बताओ जल्दी से? टू ऑब्टेन द डब्ल्यू आर, सपोर्ट करना और टू रिस्पॉन्ड करना। डब्ल्यू आर की सेंटेंस दिया गया, वैसे डेफिनेशन दी गई है
is written representation from management from appropriate responsibility for the affairs and knowledge of the matter कंसेप्ट डब्ल्यू और क्या है मतलब मैनेजमेंट से कुछ मैटर के बारे में पूछना है तो मैनेजमेंट उनको फिलअप करके देगी या वो पर्सन फिलअप करके देगा जिसको उसकी नॉलेज है ऐसा ओके अब मैनेजमेंट की किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हम डब्ल्यू आर ले सकते हैं लिखो हिंदी में मैनेजमेंट की किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हम डब्ल्यू आर ले सकते हैं समझे फर्स्ट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इसमें बोल देंगे बस मैनेजमेंट कि हमने एफआरएफ फॉलो किया है हमने शेड्यूल 3 फॉलो किया है ये सब और ये सारी चीज हम किससे ले सकते हैं एक्चुअली से ले सकते हैं इंजीनियर से ले सकते हैं टेक्निकल टीम में से ले सकते हैं इंटरनल काउंसिल से भी ले सकते हैं कि मैनेजमेंट ने एफएस सही से प्रिपेयर की है या नहीं करी है अब जो ऑडिटर होता है ना क्या वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है सर क्वालिफाइंग लैंग्वेज क्या होती है क्वालिफाइंग लैंग्वेज होता है कि मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमारे ध्यान में ये मैटर सही है बाकी कुछ और हो सकता है आप आगे चेक कर लो कैसे लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है हाँ कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्वालिफाइंग लैंग्वेज जनरली ना ऑडिटर की होती है कि वो ये बोलता है टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस टूवर्ड माय ओपिनियन इज दिस बट मैनेजमेंट भी ये कह सकती है कि जितना हमें ज्ञान है जितनी हमें नॉलेज है उस हिसाब से डब्ल्यू आर ये भाई कुछ और एडवर्स सिचुएशन भी हो सकती है एंड फॉर द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन या फिर ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि वो डब्ल्यू आर प्रोवाइड करे कि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने डिस्क्लोज कर दी है वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी हो रखी है हो जाएगा वाई डब्ल्यू आर इज नेसेसरी क्यों नेसेसरी बताइए आप लोग भी बताओ वाई द डब्ल्यू आर इज नेसेसरी कैसे हम्म तो डब्ल्यू आर क्यों जरूरी है आप मुझे ये बताओ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएस ऑडिट की किसकी बनती है ऑडिटर की बनती है ठीक है क्या वो बिना सामने वाले से पूछे ये बोल सकते हैं कि हम सब कुछ ठीक है आपके एफएस में पूछना पड़ेगा पहले तो फिर उसी को तो क्या बोलते हैं हम डब्ल्यू आर सो whether WR about the management responsibility are necessary क्योंकि ऑडिट एविडेंसेस ना होल एंड सोल ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती तो सामने वाले से कोई जवाब नहीं आ जाता audit evidences obtained during the audit that management has fulfilled its responsibility and its completeness of transaction is not sufficient without obtaining the confirmation from management जब तक हम सामने वाले से नहीं पूछ लेते हम एश्योर नहीं हो सकते कि उन्होंने अपने सारे काम पूरे कर लिए होंगे This is because the auditor is not able to judge solely on the other audit evidences whether management has prepared and presented the FS and provided the information as the auditor required. क्योंकि ऑडिटर कभी अपने आप से जज नहीं कर सकता उसको वर्बली बातें नहीं करनी उसको रिटर्न में बातें करनी पड़ेंगी अब ये बताओ मुझे डब्ल्यू आर अगर हमने एक बार ले ली तो उस साल में कितनी बार ले सकते हैं जैसे आज मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आपने एफएस सही बनाई है ना आप बोले हाँ सही बनाई है तो अगले कितने दिन बाद में पूछ सकता हूँ दोबारा की बात अच्छा कंटिन्यूस में ही क्या दो 2 दिन बाद 2 दिन बाद फिर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे फिर 2 दिन में फिर ये पूछ रहा हूँ आपको इस तरह का बता तो दिया बार बार क्यों पूछ रहे हो है ना तो क्या डब्ल्यू आर को मैं रिकन्फर्म करना चाहिए रिकन्फर्म दोबारा से पूछना चाहिए उनसे मे और मे नोट भी अगर ये सिचुएशन हो जाए तो हम पूछ सकते हैं बट ये सिचुएशन अगर ना हो तो नहीं पूछ सकते पहला क्या चेंज इन सर्कमस्टांसेस इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गलत समझ ली है तो इसीलिए हमें डब्ल्यू आर पे रिवाइज करना पड़ेगा टर्म प्रीवियस ईयर में हमने साइन करवाई थी जिसने डब्ल्यू आर साइन करके दी थी उसके पास अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है समझे तो हमें डब्ल्यू आर को रिवाइज करवाना पड़ेगा रिकन्फर्म करवाना पड़ेगा कब करवाना पड़ेगा पहले जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चला गया उसके बाद और ठीक है या फिर आप कहो कि प्रीवियस ईयर में हमने बनवाया था वो एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाएगा अदर डब्ल्यू आर सामने देखो इसके अलावा डब्ल्यू आर हम क्या क्या ले सकते हैं एक तो प्रेजेंटेशन पे ले लिया एक हमने इस पे क्या चीज है
कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन पे ले लिया ऑल ओवर। तो बाकी और कौन कौन सी डब्ल्यू आर हम ले सकते हैं? डब्ल्यू आर फॉर द प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज, डब्ल्यू आर फॉर द प्रॉपर क्लासिफिकेशन, डब्ल्यू आर फॉर द लाइबिलिटीज, डब्ल्यू आर फॉर द टाइटल, डब्ल्यू आर फॉर द लॉ एंड रेगुलेशन। इन चीजों के लिए हम डब्ल्यू आर ले सकते हैं कि इन्होंने आपका लाइबिलिटी सही डिस्क्लोज करी नहीं करी, टाइटल सही है या नहीं है, लॉ रेगुलेशन सही है या नहीं है। उसके बाद आज का नहीं, आखिरी टॉपिक तो नहीं, तो 580 पूरा करवा दूं आज। उसके बाद डब्ल्यू आर अबाउट स्पेसिफिक एजुएशन। अब स्पेसिफिक एजुएशन जैसे जजमेंट्स हो गई, कोई इंटेंशंस हो गई, मैनेजमेंट हो गई। अब जो ऑडिटर हैं वो एजुएशंस के लिए, जजमेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली कैरिड आउट करी गई उनके लिए क्या क्या एजुएशन लेगा, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन लेगा। मतलब मैनेजमेंट ने अगर कोई अजम्पशन लगाई हुई है किसी भी एरिया में, अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई प्रोविजन है तो उसमें अजम्पशन लगाई हुई है और उसको अजम्पशन के लिए एजुएशंस ले ली हैं, और अजम्पशन के लिए रिप्रेजेंटेशन लेनी, तो क्या क्या पूछेगा? सबसे पहला, पास्ट हिस्ट्री इन कैरिड आउट इंटेंशन, मतलब ये अजम्पशन लगाने की पास्ट हिस्ट्री क्या थी, क्या कस्टम चली आ रही है। रीजन फॉर चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये एजम्पशन चूज करने की रिक्वायरमेंट क्या थी, रीजन क्या था। एबिलिटी टू परस्यू द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, आगे हम इसके कैसे चलना चाह रहे हैं, एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें कभी भी स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए डब्ल्यू आर चाहिए हो तो टोटल चार चीजें कंसिडर करता है, एंड इट इज पास्ट हिस्ट्री, एंड इट इज एबिलिटी टू परस्यू कोर्स ऑफ एक्शन, एंड इट इज पर्टिकुलर कोर्स ऑफ चूजिंग, एंड इट इज चूजिंग फॉर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड इट इज एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन के फ्यूचर में वो कैसे उस एजम्पशन के साथ चलना चाह रहे हैं, लैक ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। ये रीड करें ना, रीडिंग का है। तो बताइए स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए क्या क्या डब्ल्यू आर लेगी? वो सबसे पहला एंटिटीज पास्ट हिस्ट्री, स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, और यस, और एक वो भी था ना, लैक ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। ओके, ओरिजिन फॉर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया। डेट एंड पीरियड कवर्ड, मतलब जब हम डब्ल्यू आर मांगेंगे उनसे तो कौन सी डेट पे मांग सकते हैं? नियर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बट नॉट आफ्टर दैट। ऑडिटर रिपोर्ट के आसपास हम मांग सकते हैं, बट उसके बाद बिल्कुल भी नहीं मांग सकते। और जितने पीरियड एफएस में कवर हुए हैं, 12 महीने जैसे कवर हुए हैं, तो डब्ल्यू आर कितने महीनों की लूंगा मैं? 12 महीनों की ही लूंगा। उसके बाद अगर मान लो करंट मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है, और जैसे आप हो, आप पिछले से रिप्लेस्ड आए हो, आधा साल उसने काम किया था, आधा साल आपने काम किया है, आप कह रहे हो सर मैं पूरे साल की डब्ल्यू आर कैसे दूं आपको, मैं तो था ही नहीं पिछले 6 महीने। तो क्या ये आपका कहना सही है? क्या आप ये ऐसे कह सकते हो कि मैं तो अवेलेबल ही नहीं था तो मैं डब्ल्यू आर नहीं दूंगा आपको? नॉलेज होनी ही चाहिए, तो इसलिए उसका कंटेंशन सही नहीं है। वेयर द करंट मैनेजमेंट नॉट प्रेजेंट, स्टिल उसको डब्ल्यू आर देना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जो ऑडिटर को एड्रेस हो। अगर ऑडिटर को डब्ल्यू आर की रिलायबिलिटी पर कुछ डाउट आए कि वो सही है गलत है, तो वो क्या करेगी? मैटर रिजोल्व करने की कोशिश करेगी। अगर वो अनरिजोल्व रह जाता है तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को चेक करेगी कि वो जानबूझ के तो नहीं कर रही है गलत, जानबूझ के मना तो नहीं कर रहे मुझे, या जानबूझ के झूठ तो नहीं बोल रहे कि हमने ये सब कुछ कर रखा है। अगर वो कंक्लूड करता है कि जो डब्ल्यू आर दिए वो क्या है, अनरिलायबल है, तो वो ओपिनियन का इफेक्ट देखेगा कि मॉडिफाइड ओपिनियन देगा या नहीं देगा। समझे? अगर मैनेजमेंट ने डब्ल्यू दी ही नहीं है, दी ही नहीं, तो क्या करेगा? डिस्कस करेगा, इंटेग्रिटी को रिवेल्यूट करेगा और एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेगा। अब ये दो केसेस हैं आर्यन, जहां पर ऑडिटर हमेशा डब्ल्यू आर की वजह से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब जाता है? जब ऑडिटर कहता है मेरे को एविडेंसेस नहीं मिले। तो अगर ऑडिटर को डब्ल्यू आर नहीं मिलती है तो ऑडिटर ये एविडेंसेस, ये चीजें करेगा। पहला, ऑडिटर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन कर देगा, या तो उसको डब्ल्यू आर मिले ही ना, या मिले पर उसके ऊपर कुछ डाउट है। इन दो केस में कौन सा ओपिनियन देगा वो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके जी, आज इतना ही करते हैं। 3 ऐसे हमारे आज हो गए, बाकी रिमेनिंग हम कल करेंगे। ओके, इनको रिवाइज करना, कल आते ही सुनूंगा आप लोगों से। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं कल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एसे 260। व्हाट 260 टॉक अबाउट, दैट इज कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, कि टीसीडब्ल्यूजी के साथ हमें टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सर, वेदर इट इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी बाय एसे
260 कि ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं इस ऐसे के? टू कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी द रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। सेकंड, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, to provide the TCWG the relevant observations and to promote the effective two-way communication channel between the TCWG and auditor। ऑडिटर के चार ऑब्जेक्टिव बनते हैं 260 को लेके। सबसे पहले वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स बताएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं, अपने स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट बताएं। फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए टीसीडब्ल्यूजी से, वो उसके गैदर करें। जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी स्टेटस है ऑडिट का, उनको टाइमली बेसिस पर बताए और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल दोनों के बीच में एस्टैब्लिश कर। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 260 मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जो ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ? फर्स्ट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं। स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। तीन है, पहले ये याद कीजिए। पहला आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर स्कोप एंड टाइमिंग, एंड जो ऑडिट से फाइंडिंग्स निकली है जो सिग्निफिकेंट है वो भी हमें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे द ऑडिटर्स व्यू अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज उसको ऑडिट प्रोसेस लगाने में हुई है या फिर एविडेंसेस लेने में हुई है, वो भी बताएगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए हैं ऑडिट के दौरान, WR रिक्वेस्ट की थी बट अभी तक वो प्रोवाइड नहीं की गई। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट कंटेंट को अफेक्ट करेंगे, वो सारे सबसे पहले हमें 260 के अकॉर्डिंग टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। तो रिपीट करते हैं एक बार, क्या क्या चीज कम्युनिकेट करनी है बताइए। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में व्यूज, सेकंड इज सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, एंड थर्ड इज our scope and timing, and fourth is significant matters, and five one is WR, and then six significant difficulties, and seventh one is ऐसे circumstances जो form और content को affect करेंगे, and eighth point is any other matters। So these are the matters to be required to communicate it with the TCWG। कोई डाउट यहाँ पे? उसके बाद हमारा आता है एक नया ऐसे, दैट इज ऐसे 265। 260 में और 65 में सिर्फ एक मात्र डिफरेंस है, वो है 260 में हम हर एक कम्युनिकेशन करते हैं और 265 में हम सिर्फ वो चीज कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ वो चीज कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमें इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज फाइंड आउट हुई है। मींस दैट 265 के अकॉर्डिंग ऑडिट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। स्कोप के 265 का कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीसीडब्ल्यूजी को वो कम्युनिकेट करे जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी का क्या मतलब है सर? डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो कंट्रोल्स चाहिए थे, जो कंट्रोल्स चाहिए थे मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने के लिए, वो मिसिंग है, वो है ही नहीं। या फिर कंट्रोल्स जो लगाए गए हैं वो ऐसे लगाए गए हैं जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा, जो पीडीसी नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों केस में हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज अ डेफिशिएंसी। इसको पीछे कर लीजिए आप, नोटबुक में कर लो, ये मेरे को दे देना। ओके जी। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है? मतलब ऐसी डेफिशिएंसी जो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टीसीडब्ल्यूजी के अटेंशन में आनी चाहिए। दैट इट इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, कि वो ऑडिटर के अनुसार इतनी जरूरी है कि वो टीसीडब्ल्यूजी के ध्यान में आनी चाहिए। एंड सेकंड इज पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ मिस स्टेटमेंट, और उसका पोटेंशियल मैग्नीट्यूड या होने की चांसेस काफी ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसको बोलेंगे? कंट्रोल है ही नहीं है बट पीडीसी नहीं कर पा रहे हैं। सिग्निफिकेंट किसको बोलेंगे? डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को बतानी जरूरी है या फिर उसका पोटेंशियल मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमाइनिंग वेदर डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्या एक डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है? रूम खाली है, बोलो, वहां बैठ जाओ।
सो क्या क्या ऐसे मैटर्स हैं जो एक डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बनाते हैं? इसको आप क्वेश्चन में फ्रेम करोगे तो कैसे बनेगा? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेफिशिएंसी एज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. फर्स्ट इज देयर लाइवलीहुड, their susceptibility of loss to future, their subjectivity and complexity, their exposure to deficiency, their volume of activity and their cause of frequency and their importance to control. ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट बनाते हैं. जैसे अगर उन कंट्रोल से रिलेटेड है जो कंट्रोल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉनिटरिंग के कंट्रोल्स हैं, फ्रॉड के कंट्रोल्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज के कंट्रोल्स हैं, रिलेटेड पार्टीज के कंट्रोल्स है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के कंट्रोल्स है. तो अगर इनमें कुछ डेफिशिएंसी मिली है तो वो हमेशा ही क्या मानी जाएगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो जाएगा. उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हम किसको बोलते हैं? व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. ऊपर हम पढ़ रहे थे कि क्या चीज एक डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट बनाती है, और यहां हम पढ़ेंगे क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं. ऐसे एग्जांपल्स दीजिए. फर्स्ट इज इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट. कैंडिडेट का कंट्रोल एनवायरनमेंट ही खराब है, मतलब जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कंट्रोल्स को फॉलो करने के लिए वो कंट्रोल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे. या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटली स्क्रूटनाइज ही नहीं करे जाते, या फिर फ्रॉड कंट्रोल से प्रिवेंट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर रेमेडियल एक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. तो ये सारी चीज क्या है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. अब आपको पता है कि एंटिटी के अंदर भी एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए. एंटिटी के अंदर भी एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, बट वो है ही नहीं, तो वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. सेकंड, इनइफेक्टिव आरएपी, मतलब उनका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है तो, बट वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं. मतलब जिसको मैंने डेपुटेशन किया था वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, वो रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें. इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क. जो रिस्क आइडेंटिफाइड हुए थे उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं. या फिर जो मिस स्टेटमेंट कंट्रोल्स को डिटेक्ट होनी चाहिए वो कंट्रोल्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. या फिर पीएनएल की डिस्क्लोजर में कुछ गलतियां हैं, या फिर मैनेजमेंट ओवरसी नहीं कर पा रही. मतलब एक कंट्रोल होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, और ये होना काफी जरूरी होता है. अरे ये नहीं है तो हम उसको इटसेल्फ क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो जाएगा. ये हमारा पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया अभी. दो क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन था व्हाट मेक्स ए डेफिशिएंसी significant, their exposure, their volume of activity, their susceptibility to loss, their cause of frequency, their complexity, their subjectivity, and their importance to control. And what are the significant deficiency? It's a आरएपी नहीं है बट इनइफेक्टिव है, कंट्रोल इफेक्टिव बेकार है, पीएनएल में गलतियां हैं, मैनेजमेंट ओवरसेट नहीं कर रही है, ये सब. ओके. अब आता हमारा कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. हम क्या बोला इस ऐसे ने कि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है कि वो जितनी भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है वो टीसीडब्ल्यूजी को राइटिंग में बताए. और जिस लेटर में वो बताएगा ना, आपको एक बात बताऊं मैं, जिस लेटर में वो बताएगा उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ वीकनेस. क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ वीकनेस, जिसमें हम इंटरनल कंट्रोल के वीकनेसेस को कम्युनिकेट करते हैं. ऑडिटर को क्या क्या चीज कम्युनिकेट करना है इन राइटिंग? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो उसके नजर में आई है, और एनी अदर डेफिशिएंसी, एनी अदर डेफिशिएंसी जो किसी और की नजर में आई थी बट अभी तक मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं हुई. इन चीजों को मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ओके. अब एक बात बताओ, जो लेटर ऑफ वीकनेस रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? सबसे पहला डिस्क्रिप्शन मतलब कंटेंट क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, क्या डेफिशिएंसी है, उसका पोटेंशियल अफेक्ट क्या है, और एनी अदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जिससे कि रीडर्स को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी. अच्छा ये डेफिशिएंसी है, ये उसका पोटेंशियल इंपैक्ट है. और ऑडिटर ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करेगा साथ में ही. क्या एक्सप्लेन करेगा? फर्स्ट इज द पर्पस ऑफ द ऑडिट was for the auditor to express an opinion on the FS. ओके, मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है पर्पस ऑफ एफएस को लिखे हैं. द ऑडिट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ द एफएस इन ऑर्डर टू डिजाइन द प्रोसीजर दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कम. और ऑडिट के अंदर हम कंट्रोल्स भी वेरीफाई करते हैं. और जो ये मैटर हमने रिपोर्ट अभी किए हैं आपके लेटर ऑफ वीकनेस में, वो सिर्फ उन डेफिशिएंसी को लेके हैं जो हमने ड्यूरिंग द ऑडिट आइडेंटिफाई
करी हैं। ये सारी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे लेटर ऑफ वीकनेस में जानी चाहिए, और ये PYQ में आ चुका है पहले ही पास्ट ईयर में। ओके जी। आफ्टर दैट हमारा आखिरी ऐसे इस चैप्टर का, दैट इज ऐसे 450। अब एक बात बताओ, मुझे कोई मिस स्टेटमेंट मिली है, तो क्या मिस स्टेटमेंट मिलते ही मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दूं? पहले मैं क्या चेक करूंगा उसका इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट मटेरियल है और वैसे है तो ही मॉडिफाई करूंगा ना, अगर वो इमटेरियल है तो ये करना जरूरी आ रही है, ये ऑप्शनल है। इवेल्युएट करना स्टेटमेंट को एज पर 450, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ये जो ड्यूरिंग द ऑडिट हमने मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाइड किया है, तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा वेदर इट इज मोर परवेसिव और लेस परवेसिव। बस ठीक है जी। और उन मिस स्टेटमेंट का जो अनकरेक्टेड रह गई हैं, क्यों सर? कि जो करेक्ट हो गई हैं वो तो मिस स्टेटमेंट अब रही नहीं। अफेक्ट किसके हम देखेंगे? जो अनकरेक्टेड है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इवेल्युएट करना है उसको, जो आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट उनका इफेक्ट क्या है, और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है, और उनका एक्यूमुलेशन इफेक्ट भी देखेगा। मतलब एक मिस स्टेटमेंट बेशक से मटेरियल ना हो, बट अगर हम उनको एक्यूमुलेट कर दे तो वो मटेरियल है या नहीं। ओके जी। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस। जैसे जैसे ऑडिट चलेगी वैसे वैसे मुझे देखना पड़ेगा कि कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, जो मटेरियल है और जिसकी वजह से मुझे अपना प्लान या स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी पड़ सकती है। और मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैच्योरिटी लेवल अप्रोच तो नहीं हो गया है, मतलब मिस स्टेटमेंट इकट्ठी होके लेवल के ऊपर तो नहीं चली गई है। ओके जी, ये मुझे देखना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर चेक करेगा कि कहीं कोई मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट तो नहीं करती है, मिसस्टेटमेंट को एग्जिस्ट तो नहीं करती है। ओके, जो मटेरियल हो, और फिर वो देखेगा कि कहीं वो मिसस्टेटमेंट इकट्ठी होके लेवल से ऊपर तो नहीं चली गई। अब अगर कोई मिसस्टेटमेंट उसको मिलती है जो अनकरेक्टेड रह गई है, वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि आप अंडरस्टैंड करो और कोज बताओ मुझे कि ये मिसस्टेटमेंट होने का कारण क्या था। और फिर मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसका ना पुराने सिलेबस में करेक्ट इनकरेक्ट आ चुका है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू करेक्ट द मिस स्टेटमेंट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू करेक्ट द एफएस, इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू करेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो तो ऐसे चेक करेगा कि करेक्शन सही से हुई है या। if in the auditor request the management has examined the misstatement, the auditor shall perform the procedure to determine whether the misstatement remain की misstatement बची हुई है या नहीं बची हुई है। और फिर उनका इफेक्ट वो चेक करेगा, साइज के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग और इफेक्ट के अकॉर्डिंग का इफेक्ट कैसा है। और मैनेजमेंट से WR लेगा रिगार्डिंग द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मतलब मैंने आर्यन को बहुत बार कहा कि इसको ठीक कर लीजिए, आर्यन डिनाई कर रहा है, तो मैं इससे WR ले लूंगा, ठीक है मत करो, आप मुझे लिख के दे दो कि आपके अकॉर्डिंग ये इमटेरियल है, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना आए। बस। और क्या क्या चीज मुझे डॉक्यूमेंट करना है? फर्स्ट, अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी क्लियरली ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब इनसिग्निफिकेंट, मतलब मैटरिटी लेवल, जिससे नीचे की मिस स्टेटमेंट मेरे लिए इररिलेवेंट होंगी। ऑल मिस स्टेटमेंट जो एक्यूमुलेट हुई हैं और जो करेक्ट हो गई हैं, और जो अनकरेक्टेड हैं इंडिविजुअली या एग्रीगेटली, वो भी मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था अपना कंप्लीट चैप्टर नंबर 7। ओके जी। कुछ टॉपिक दोबारा समझना तो बता दीजिए मुझे, कोई ऐसा हो सर इसमें डाउट आ रहा है? नहीं है कोई भी? मीटिंग एंड कर दूं?